हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज, जिसका पार्ट 15 है। ऑलरेडी 14 पार्ट अपलोड किया चुका है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर कई बार देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्रोफेशनल नॉलेज के प्लेलिस्ट में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। जो स्टूडेंट और चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोफेशनल नॉलेज। स्टूडेंट, आप सबसे पहले दो काम कर लिया करिए। पहला, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जिन स्टूडेंट को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ऐड कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो टेलीग्राम में अपलोड की जाती है, वो आपको भी विद इन अ टाइम मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके सेट ऑफ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेट ऑफ का राइट कौन यूज़ करता है। तो एक बैंक के पर्पज में ये बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। आप बैंक एक्सरसाइजिंग अ राइट ऑफ सेट ऑफ मस्ट फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशन में बैंक जो होता है वो सेट ऑफ का राइट यूज़ करता है, ये आपको कमेंट में करके बताना है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं कि द अकाउंट फ्रॉम विच द फर्म ट्रांसफर्स फंड मस्ट बी हेल्ड बाय द कस्टमर ओइंग द फर्म मनी। बिल्कुल सही है। अकाउंट फ्रॉम विच द फर्म ट्रांसफर्स द मनी एंड द अकाउंट फ्रॉम विच द मनी वुड बी अदरवाइज हैव कम मस्ट बी हेल्ड विद द सेम फर्म। ये भी ऑप्शन सही है। बोथ अकाउंट मस्ट बी हेल्ड इन द सेम कैपेसिटी बाय द कस्टमर। ये भी हमारा ऑप्शन सही है। द डेट मस्ट बी ड्यू एंड पेबल, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। यानी हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। आप लोग भी वेरी केयरफुली से पढ़ लें, रीड कर लें और समझ लें। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में सेट ऑफ राइट होता क्या है, राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट, यहाँ आपको जानने को मिलेगा राइट ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी है, टफ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि राइट ऑफ सेट ऑफ क्या है। ठीक है, देखिए जैसे एक बैंक है SBI। ठीक है, ये SBI बैंक है और इसके दो ब्रांच है। कहाँ पे है समझ लीजिए, एक कपूरथला पे है। ठीक है, एक कपूरथला पे है, एक जयपुर में है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, एक कपूरथला पे है, एक जयपुर में है। ये दो ब्रांच हैं SBI के। और कोई मिस्टर A हैं, ठीक है, जिनका अकाउंट कपूरथला वाले ब्रांच में भी है और जयपुर वाले ब्रांच में भी है। दोनों ब्रांच में एक का अकाउंट है। ठीक है, और जो कपूरथला वाला ब्रांच है वहाँ पे एक का जो है वो लोन अकाउंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जयपुर वाले में क्या है, यहाँ पे सेविंग अकाउंट है। ठीक है, सेविंग अकाउंट है। तो दो ब्रांच हैं SBI के, जो एक कपूरथला में है, एक जयपुर में है। और जो कपूरथला वाला ब्रांच है वहाँ पे इनका लोन अकाउंट है, और जो जयपुर का इनका ब्रांच है वहाँ पे इनका सेविंग अकाउंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैंक को क्या राइट है सेट ऑफ का, कैसे है। जैसे बाय द वे इनकी लोन अमाउंट इनका हो सकता है 5,000 रुपया बकाया हो। ठीक है, 5,000 रुपीज़ इनका बैंक को लेना है। किससे, मिस्टर A से लेना है, कपूरथला वाले ब्रांच में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनिएगा। तो कपूरथला वाले ब्रांच में मिस्टर A का जो लोन अकाउंट है उसमें बैंक को 5,000 रुपये लेने हैं। अब देखिए जो जयपुर वाला ब्रांच है वहाँ पे जो सेविंग अकाउंट है ना, इस अकाउंट में 10,000 रुपीज़ मिस्टर A के हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो SBI का जो राइट ऑफ सेट ऑफ है ना, वो एक नोटिस देगी मिस्टर A को, और इनमें से 5,000 रुपये इसमें ट्रांसफ़र कर लेगी, कपूरथला वाले ब्रांच में नहीं, उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगी। यानी बैंक ने राइट ऑफ सेट ऑफ का राइट यूज़ किया है, जिससे वो अपना कर्ज वसूल सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब उसने बैंक को नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद उनके सेविंग अकाउंट से वो 5,000 रुपये निकाल के अपने लोन की वसूली कर सकता है, और इसे ही हम लोग राइट ऑफ सेट ऑफ कहते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं इनकी राइट ऑफ सेट ऑफ को यूज़ करने के लिए, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें पहली कंडीशन क्या है। देखिए पहली कंडीशन राइट ऑफ सेट ऑफ का ये होना चाहिए कि जो दोनों अकाउंट है ना उनके, वो सेम नाम से होना चाहिए, जस्ट अ सेम नेम से होना चाहिए। मतलब अगर मिस्टर A का अकाउंट कपूरथला में था तो मिस्टर A का अकाउंट ही जयपुर में रहा होगा, सेम नाम से रहा हो। किसी मतलब ये नहीं कि इनका कोई जॉइंट अकाउंट हो किसी B के साथ हो, नहीं, बिल्कुल सिंगल अकाउंट होना चाहिए। तब आप जो है राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ जो है बैंक कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या है कि जब बैंक जो उनका पैसा ले रही है ना वो लॉफुल हो,
लॉफुल तरीके से ले रही हो, इलीगल या अनलॉफुल तरीके से ना हो। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि बैंक जब भी सेट ऑफ का राइट यूज़ करेगी तो वो कस्टमर को एक नोटिस देगी, ठीक है, रिजनेबल नोटिस ज़रूर वो सेंड करेगी। अगर वो नोटिस नहीं सेंड करती है तो ये भी अनलॉफुल है, ये राइट ऑफ सेट ऑफ नहीं कहा जाएगा। वो प्रॉपर एक नोटिस देगा कस्टमर को और उसके बाद वो राइट ऑफ सेट ऑफ का, अगर कस्टमर कोई उसने कम्युनिकेट नहीं करता है तो राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ कर लेगा वो। तो ये कुछ कंडीशन थे राइट ऑफ सेट ऑफ के, तो जो आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, दोबारा आप उस वीडियो को सुनिए, ध्यान से सुनिए और समझने का पूरा प्रयास करिए। फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में कर मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई, और मैं आपको फिर वहाँ पे बताऊँगा। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। रिटर्न ऑफ पेड चेक टू कस्टमर, ठीक है, मेंशन इन सेक्शन, पूछ रहा है कि जो रिटर्न ऑफ पेड चेक है ना कस्टमर का, वो किस सेक्शन में मेंशन किया गया है। एंड नॉमिनेशन फैसिलिटी, जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है डिपॉजिट अकाउंट की, वो और सेफ डिपॉजिट आर्टिकल ये और लॉकर आर मेंशन इन सेक्शन डैश ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यानी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन है, ठीक है, उसके किस सेक्शन में रिटर्न ऑफ पेड चेक, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। रिटर्न ऑफ पेड चेक जो है वो कहाँ पे डिफाइन है, और नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो कहाँ डिफाइन है। डिपॉजिट अकाउंट का सेफ डिपॉजिट आर्टिकल, ठीक है, सेफ डिपॉजिट आर्टिकल ये कहाँ डिफाइन है। एंड लॉकर इंपॉर्टेंट है कि लॉकर कहाँ डिफाइन है, किस सेक्शन में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जो पहला ऑप्शन है ना, रिटर्न ऑफ पेड चेक कस्टमर का जो है वो 45Z में है। बाकी सारी चीज़ें जैसे नॉमिनेशन फैसिलिटी, डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट आर्टिकल, ये आपका 45ZA में है। एंड लॉकर जो है आपका ZF में है, ये भी ध्यान रखें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। और अपने भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते रहें। स्टूडेंट, यहाँ हम लोग बात करेंगे कंपनी एक्ट 2013 की, और आप कमेंट में करके ये बताइए कि इससे पहले का कौन सा एक्ट था इनका, ठीक है, 2013 से पहले कौन सा, प्रीवियस में कौन सा एक्ट था। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कितने मतलब डायरेक्टर होते हैं कम से कम इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें कितने डायरेक्टर होते हैं कम से कम, यानी कितनी संख्या होती है निदेशकों की। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जो होती है कितनी होती है, तो टोटल 3 डायरेक्टर होते हैं कम से कम। एक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं। किस कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में टोटल 3 डायरेक्टर कम से कम होते हैं। और इनका थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन और देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, टोटल 3 डायरेक्टर होते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। ये आप जब सेक्शन 149 का सब सेक्शन 1 जाएंगे, कंपनीज एक्ट 2013 का, रिक्वायर दैट द एवरी कंपनी शैल हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर, ठीक है, सभी कंपनी को कम से कम 3 डायरेक्टर तो रखने ही रखने हैं। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी के केस में केवल 3 डायरेक्टर होंगे, आप बिल्कुल ध्यान रखें, नोट्स भी बना लें। 2 डायरेक्टर इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर। एंड 1 डायरेक्टर इन अ केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर उसमें 1 होने चाहिए। आ कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, और कंपनी जो है मैक्सिमम जो है 15 डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर सकती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, हर चीज़ को आप अच्छे से नोट करके रिवीजन करते रहिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन केस ऑफ अकाउंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, व्हेन चेक आर इशूड बाय द कर्ता, अगर कर्ता कोई चेक इशू करता है, एंड हिज एजेंट द स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन टू द बैंक कैन गिवन बाई। तो जो बैंक है ना, वो भुगतान यानी स्टॉप पेमेंट के लिए कैसा निर्देश कैसा दे सकता है वो, तो वो निर्देश कैसे देगा, वो निर्देश देगा द सीनियर मोस्ट ऑफ को पर्सनर ऑफ HUF, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, ये आपका आंसर सही है, ये वाला। स्टूडेंट, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे NI एक्ट 1881 का, ठीक है, जितने भी एक्ट के ईयर हैं या उनके कम इनटू फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सारी डेट आप ज़रूर याद रखें। एक रफ़ कॉपी बना लें या एक पेज बना लें, उसमें सारे लिख लें, उसको आप कई बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं और वहाँ कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। जैसे NI एक्ट देखें तो 1881 का है ना, एक्ट कब का है, 1881 का, और यहाँ पे सारे जो केम इनटू फोर्स हुए हैं वो 1882 का दिया हुआ, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन विच ईयर
कम इनटू फोर्स। कब ये परिवर्तन में आया है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसको प्रक्रिया में लिखित अधिनियम भी बोलते हैं, तो ये आया है 1 मार्च 1982 को। 1 मार्च 1982 को ये आया हुआ है और ये पूरे होल ऑफ इंडिया है, ठीक है, होल ऑफ इंडिया पे है ये। कौन सा? एनआई एक्ट, ठीक है स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का अब इनका खुद का एक एक्ट है 1930 का, जो आप देख ही रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इनका एक्ट जो 1930 में नहीं आया था तो इससे पहले कौन सा एक्ट था, और अगर एक्ट नहीं था तो किस एक्ट में वो चीज़ें गवर्न थी, कहाँ पे उस एक्ट के द्वारा सारी चीज़ें फुलफ़िल की जाती थी। प्रियोर टू द पैसेज ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू सेल, ठीक है। जो भी मतलब सेल का रिलेटिंग जो भी था ना, वो विधि का उपबंध इस एक्ट से पहले कहाँ पे मेंशन था? क्या वो एंट्री एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर 7 में जो सेक्शन 76 से 123 तक पूरा गवर्न होता था से माल विक्रय का, ठीक है, या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चैप्टर 5 का जो सेक्शन 25 to 30 है, यहाँ से गवर्न होता था, या ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1872 ऑफ चैप्टर 7 सेक्शन 55 to 65 यहाँ से गवर्न होता था, या ये सारे जितने भी यहाँ पे दिए हैं सबसे गवर्न होता था? कौन सा इसमें आंसर सही है? आप कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट में करने से आपका आंसर सही है या गलत ये भी आपको पता चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है आंसर 1, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफ चैप्टर 7 का सेक्शन जो है 76 से 123 तक जो इसमें सेक्शन था ना, यहीं से जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स है ये यहीं से पूरा गवर्न होता था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनका खुद का एक्ट आ गया है, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओपन करेंगे ना तो वहाँ पे आपको 76 से 123 तक कोई सेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे सेक्शन किस में मर्ज हो गए हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। तो इनका आप खुद का अपना एक्ट आ गया है। और आप कमेंट में करके ये बताइए, व्हेन बोरोवर रीपे लोन विच इज सेक्योर्ड बाय असाइनमेंट ऑफ डेट द चार्जेज। जो बोरोवर है, ठीक है, अगर वो अपने लोन का पेमेंट एक सेक्योर्ड असाइनमेंट के द्वारा, ठीक है, वो अगर करता है तो क्या उसमें जो चार्ज होगा ना डेट का, वो क्या होगा? वो होगा रीअसाइंड इन अ फेवर ऑफ द बोरोवर। बोरोवर के जो फेवर में होगा फिर से वो रीअसाइंड होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो वो जो चार्ज होगा ना वो रीअसाइंड हो जाएगा किसके फेवर में? बोरोवर के फेवर में। स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि बैंकर में क्या सम्मिलित है, ठीक है। बैंकर कौन होता है और बैंकर में क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, ये भी आप बताएं कि बैंकर कौन कौन होते हैं, ठीक है। बैंकर कौन कौन कहे भी जाते हैं, और बैंकर कहाँ पे डिफाइन है ये भी बता दें। एनआई एक्ट में डिफाइन है बट कहाँ पे है ये भी आप कमेंट में करके बताएं मुझे। तो देखिए, बैंकर जो है, बैंकर में क्या क्या इंक्लूड है वो आपको बताना है। बैंक के तौर पर कार्य करने वाला अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, क्या वो बैंकर है? बिल्कुल है वो, ऑप्शन बिल्कुल एक सही है। और डाकघर बचत बैंक जो है, क्या वो भी एक बैंकर है? हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी दोनों जो है एक बैंकर हैं, बोथ हैं, ठीक है। और आप कमेंट बताइए कि जो बैंकर है ना एनआई एक्ट में कहाँ पे डिफाइन है, ये आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए। स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन उसका देखा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ रहा था इंडियन गुड्स सेल्स एक्ट जो है, यानी भारतीय माल विक्रय अधिनियम जो है, विक्रय अधिनियम, वो कब आया हुआ है, कब केम इनटू फोर्स हुआ है? 1 जुलाई 1930 को, 1 जनवरी 1931 को, 1 जुलाई 1930 को, या 1 जनवरी 1930 को, या 31 जनवरी 1930 को। तो ये जो केम इनटू फोर्स हुआ है, जो ये लागू हुआ है, वो लागू हुआ है 1 जुलाई 1930 को, ठीक है। 1 जुलाई 1930 को ये हमारा केम इनटू फोर्स हुआ है, ठीक है, लागू हुआ है। कौन सा एक्ट है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये माल विक्रय अधिनियम है। अभी हमने एक क्वेश्चन आपको और इसमें कराया है कि 1930 से पहले जो इनका एक्ट होता था ना, वो किससे गवर्न होता था? तो वो आप यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सरफेसी एक्ट से है, ये सरफेस नहीं है, सरफेसी एक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। व्हाट आर द मेन इशू विद सरफेसी एक्ट डील विद, ठीक है। कौन कौन से इनमें से जो इशू हैं वो सरफेसी एक्ट डील करता है? क्या सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स का काम करता है सरफेसी एक्ट? बिल्कुल करता है। सेटिंग अप ऑफ एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या एक एआरसी की सेटिंग करता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी की, बिल्कुल करता है।
इन्फोर्समेंट ऑफ इन सिक्योरिटीज़, इसका भी काम करता है, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे सारे आंसर सही होंगे कि जो सरफेसी एक्ट है ना 2002 का है, ये सारे काम करता है, यानी एसेट को सिक्योरिटाइजेशन भी करता है, एआरसी को सेटिंग करता है, और सिक्योरिटीज़ का जो है उनका इन्फोर्समेंट भी करता है। ठीक है, ये सारे वर्क एक सरफेसी के थ्रू किया जाता है। अच्छा, एआरसी का जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कौन करता है, ये आप एक चीज़ बताएं। और ये मतलब कौन सी कंपनी जिनके पास मतलब कितने रुपीज़ होंगे, कितने करोड़ रुपीज़ होंगे जो एआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इनको अगर एक बार लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है, तो उसको लाइसेंस को जो है रद्द कौन करेगा, यानी उसको रिजेक्ट कौन करेगा, कौन उसको रद्द कर सकता है। ये 3 4 5 क्वेश्चन जो भी है ना आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए। ये सारी चीज़ें हम करा चुके हैं आपको, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आप बिल्कुल कमेंट में करके बताइएगा, और आपका आंसर बिल्कुल और अच्छे से प्रिपेयर होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करेंगे एआरसी का। एआरसी से ये भी क्वेश्चन है, और काफ़ी क्वेश्चन आपके सरफेसी से भी आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी का क्या काम है। सेटिंग ऑफ अ कंपनी, क्या किसी कंपनी की सेटिंग करती है, बिल्कुल करती है, आंसर बिल्कुल सही है। एक्वायरिंग एसेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, क्या किसी एसेट की जो है रिकंस्ट्रक्शन करती है, ये बिल्कुल करती है। एक्वायर एसेट फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन, क्या वो किसी एसेट के रिक्वायर्ड को एसेट रिकंस्ट्रक्शन करती है, ये भी करती है, यानी इसका भी आंसर ऑल ऑफ द एबव ही होगा। तो एआरसी से मैंने तो आपसे 3 4 क्वेश्चन पूछे हैं, प्लीज़ इसको मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, जो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है एआरसी के बारे में। सरफेसी का सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पढ़िएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका कंपनी एक्ट 2013 से है। अभी हमने आपको एक क्वेश्चन और कराया है, यानी इस स्लाइड में आपको मैंने 2 क्वेश्चन कंपनी एक्ट से करा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स क्लॉज, ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो है कौन सा एमओए के लिए सही है। ठीक है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए सही है। क्या जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कंपनी का नाम होता है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। क्या वो प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी होता है, जी बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, क्या कंपनी का ऑब्जेक्ट भी बताया जाता है एमओए में, जी बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, क्या जो कैपिटल कंपनी के जो शेयर कैपिटल होते हैं वो भी इसमें मेंशन होते हैं, तो जी बिल्कुल मेंशन होते हैं, यानी इसका सारा आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव। यानी आप समझ लीजिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एमओए बता दिया है, और जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होता है ना इसके बारे में आप सर्च करके मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।